ये कहानी काल्पनिक घटनाओं पर आधारित है। इस कहानी का किसी भी जीवित अथवा मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं। इस कहानी का उद्देश्य किसी भी धर्म या संप्रदाय को ठेस पहुंचाना नहीं। इस कहानी के जरिए हम किसी भी अंधविश्वास, काले जादू, भूत प्रेत व तंत्र मंत्र को बढ़ावा नहीं देते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आशुतोष और आप सुन रहे हैं हॉरर पॉडकास्ट आशुतोष के साथ। आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको ढेर सारी सच्ची घटना सुनाने वाला हूँ। दोस्तों, मेरे चैनल पर छलावा का 4 पार्ट जंगल, 2 पार्ट हवेली का 1 पार्ट पड़ा है। आप चाहे तो उन्हें भी सुन सकते हैं। वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई मजेदार रोचक घटना है तो हमें कमेंट करें। ये कहानी हमें भेजी है राहुल, उत्तर प्रदेश। मेरा नाम राहुल है और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे और मेरे कुछ दोस्तों के साथ कुछ 2 साल पहले घटी थी। वो नवंबर का महीना था। हमारा एक फ्रेंड है धैर्य, उसका बर्थडे उसी महीने में था। तो बर्थडे के दिन बहुत खुश था। हम कुछ दोस्तों ने मिलकर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने का प्लान किया और हम अपने अपने घरों से घूमने के लिए निकल पड़े। सारा दिन हम यहाँ वहाँ घूमते रहे। हमारी असली पार्टी तो हम रात में करने वाले थे। घूमते फिरते हमें रात के 8 बज गए थे। तो मेरे एक दोस्त ने रात की पार्टी के लिए बियर, सिगरेट वगैरह का इंतजाम किया। हम सबने घर से दूर एक शांत जगह पर जाने का प्लान बनाया था। तो प्लान कुछ ऐसा था कि पार्टी करने के लिए हम पास के जंगल में जाने वाले थे। हम 4 दोस्त थे तो हमने 2 बाइक निकाली और जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल के रास्ते पहुंचते पहुंचते हमें रात के करीब 8:30 बज चुके थे। हम मस्ती मजाक करते हुए जा रहे थे। जंगल शहर से काफी दूर था, करीबन 15 से 17 किलोमीटर दूर। वहीं एक गांव है गोरारी। उस गांव से आगे जंगल बहुत घना होता जाता है। तो हम उसी गांव के रास्ते से जा रहे थे। अचानक मुझे आगे पास के खेत में कुछ लाल रंग की कोई चीज चमकती हुई दिखाई दी। तो मैंने अपनी बाइक को साइड में रोक दिया। मेरे दोस्त ने मुझे रुकता हुआ देख अपनी बाइक को भी साइड में ले लिया। मेरे वो दूसरे 2 दोस्त उस चमकती हुई चीज को देखने के लिए आगे जाना नहीं चाहते थे। तो मैं और मेरा एक दोस्त प्रियांशु, हम दोनों ने उस लाल चमकदार चीज के पास जाने का फैसला किया और हम उस दिशा में आगे बढ़ने लगे। हम जैसे ही खेत के पास पहुंचे, उस चमकती हुई चीज को देख मेरी सांसें फूल गई और मेरे दोस्त को ऐसा लगा कि जैसे उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई हो। वो डर के मारे वहीं खड़े खड़े ही कांपने लगा। हम दोनों भी उस अंधेरे से भरे जंगल के रास्ते में उस लाल चमकती हुई चीज को देखकर वहीं गिर पड़े थे। मैं बेहोश नहीं था, पर हम में उठने की और चलने की जैसे ताकत नहीं बची थी। सब अचानक से एकदम शांत लगने लगा था, जैसे सब रुक गया हो। हमने जब सामने देखा तो समझ आया कि वो कोई बच्चा था और अब हम दोनों को देख वो शैतानी हंसी हंस रहा था। दरअसल हमने जिस चमकती हुई चीज को देखा था वो उस बच्चे की 2 आंखें थी। उस बच्ची को देख लग रहा था कि उसकी उम्र 4 साल के करीब होगी, लेकिन वो दिखने में बहुत ही भयानक था। उसके पूरे शरीर पर एक भी बाल नहीं था। सर से लेकर पांव तक सब सफेद चमड़ी थी। मैंने रास्ते की तरफ देखा तो मेरे जो बाकी 2 दोस्त थे जो कि भाई के पास रुके हुए थे, वो लोग कहीं गायब हो चुके थे। वो वहां पर नहीं थे। हम दोनों को भी वो कहीं नजर ही नहीं आ रहे थे। मैं जरा तो होश में था, लेकिन मेरा दोस्त प्रियांशु तो लगभग बेहोश हो गया था। फिर मैंने प्रियांशु को उठाकर होश में लाया और हम किसी तरह लड़खड़ाते हुए तेजी से बाइक की ओर जाने लगे। जैसे ही हम बाइक के पास पहुंचे, हम दोनों बाइक पर बैठ वहां से आगे निकल गए। थोड़ा आगे जाकर मैंने बाइक को साइड में ले लिया। कुछ ही वक्त में मेरे वो दूसरे दोस्त वहां आ गए और उन्होंने हमसे गुस्से में ही कहा, हमें छोड़कर कहां जा रहे हो कमीनों, हमें भी अपने साथ ले चलो। फिर हम दोनों ने उनसे पूछा कि कहाँ गए थे तुम दोनों। तो उन्होंने बताया कि उस लाल से चीज को देखकर हम दूसरे साइड में भाग गए थे। अब हम सब उस जगह से थोड़ा आगे आ चुके थे और वहां आसपास कोई बच्चा दिखाई नहीं दे रहा था। फिर मेरे दोस्त जो हमें छोड़कर चले गए थे, उन्होंने हमसे पूछा कि तुम जब उस चीज के पास पहुंचे तो तुम्हारे साथ वहां क्या हुआ था, तुम लोगों को इतनी देर क्यों लगी आने में। इस बात को सुनकर मैं भी हैरान रह गया, क्योंकि मेरे हिसाब से हम बहुत ज्यादा से ज्यादा बस 5 मिनट रुके थे। तसल्ली के लिए मैंने अपने हाथ की घड़ी में वक्त देखा तो घड़ी में देख मैं भी दंग रह गया, क्योंकि सच में इन सब के दौरान आधा घंटा बीत गया था। अब करीब 9:20 हो चुके थे। तभी मेरा एक दोस्त बोला कि यह सब शायद एक छलावा हो सकता है।
पर अब शायद खत्म हो गया हो, क्योंकि अब कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। तो अब सीधा यहाँ से आगे अपने ठिकाने की ओर बढ़े, लेकिन मैं और प्रियांशु हम दोनों अब आगे नहीं जाना चाहते थे। सारे दोस्तों ने बार बार कहा कि चलो भी, अभी पार्टी तो करनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हम जिस जगह जा रहे हैं वहां मैं हमेशा जाता रहता हूँ और वहां कोई खतरा नहीं है। पर उनको कहाँ पता था कि ये तो बस शुरुआत है, इससे खतरनाक तो हमारे साथ आगे होने वाला था। पर मैं फिर भी उन्हें समझा रहा था कि पार्टी आज रहने दो और चलो कहीं दूसरी जगह पर चलते हैं। असल में मेरे एक दोस्त का घर उस वक्त खाली था, घर पर कोई भी नहीं था, लेकिन वो डर रहा था कि कहीं किसी ने देख लिया तो घर वालों को पता चल जाएगा, तो वो अपने घर पार्टी करने से मना कर रहा था। आखिरकार सबके कहने पर मैं और प्रियांशु हम वही आगे जाकर पार्टी करने के लिए तैयार हो गए। हमें अभी वहां से कुछ 5 या 6 किलोमीटर दूर जाना था। हम लोगों ने फिर से बाइक निकाली और आगे निकल पड़े। कुछ 15 मिनट में हम वहां पहुंच गए। उसी अपने अड्डे पर जमीन पर चादर बिछाई और बैग से सारा सामान निकाल कर उस पर रख दिया। फिर हम में से एक ने पहले एक सिगरेट जलाई और हमारी पार्टी शुरू हो गई। प्रियांशु और मैं हम अभी थोड़े डरे हुए थे, लेकिन पार्टी को शुरुआत होते ही बातों बातों में हम उस बात को भूल गए। थोड़ी बियर गले से उतरने के बाद तो हम में और भी हिम्मत आ गई। हम लोगों ने पार्टी का पूरा मजा लिया और बहुत एंजॉय किया। रात जैसे जैसे बढ़ने लगी तो हम लोगों ने सोचा कि अब घर जाना चाहिए, तो सबने तय किया कि आज की रात सब धैर्य के घर पर ही रुकेंगे, क्योंकि वो तब घर पर अकेला था। जब हम धैर्य के घर पर रुकने के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तभी अचानक मुझे एक आवाज सुनाई दी। वह आवाज कुछ ऐसी थी जैसे कोई मुझसे पूछ रहा हो कि कहाँ जा रहे हो। मैंने अपने आसपास देखते हुए बाकी दोस्तों से पूछा कि क्या तुम्हें कुछ सुनाई दिया, तो मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाने लगे। धैर्य तो कहने लगा कि चलो अब कुछ भी मत बोलो, वैसे भी तुमने जिस लाल रंग की चीज को देखा होगा ना, कोई बच्चा नहीं होगा, कुछ और होगा। सच कहूं तो तुम्हारी वहां जाकर फट गई होगी और हमें डराने के लिए तुमने वह सब नाटक किया होगा। तब मुझे लगा शायद शराब की वजह से मुझे वहम हुआ होगा, क्योंकि वह आवाज सिर्फ मुझे सुनाई दी थी। और मैं धैर्य को समझाने लगा कि रास्ते में हमने सच में किसी बच्चे को देखा था, कि तभी प्रियांशु भी एकदम शांत हो गया और हमसे शांत रहने के लिए कहने लगा, शांत हो जाओ सब। और अगले ही पल हमें फिर से वह आवाज सुनाई दी, जा रहे हो नहीं जा सकते हो। इस बार वह आवाज मेरे बाकी 3 दोस्तों को भी सुनाई दी और वो साथ में बोले, कौन है कौन है। और फिर एक बार वही आवाज आई, कोई नहीं जाएगा। यह आवाज दोस्तों कोई साधारण इंसान की आवाज नहीं थी, एक बहुत ही अजीब और भयानक आवाज की मैं आपको बता नहीं सकता। उस आवाज को सुन हम सब बहुत घबरा गए थे। फिर मैंने सबसे कहा कि भागो यहाँ से, जल्दी से निकलो। फिर हम दोस्तों ने सारा सामान भी छोड़ दिया, चद्दर, सिगरेट के पैकेट, पानी की और बियर की बोतलें, और किसी तरह बाइक लेकर हम वहां से निकले। सीधे घर के रास्ते पर हम चारों उस जगह से बचकर निकल गए थे। पर कुछ दूर जाने पर वो बच्चा हमें फिर से खेत की एक तरफ नजर आने लगा और हमें देख वो हमें फिर से खेत के पास आने को कह रहा था। यहाँ से कोई नहीं जाएगा, और इतना कहकर वो जोर जोर से हंस रहा था। मैंने अपने दोस्त से कहा कि कुछ भी हो जाए भाई, तू गाड़ी बिल्कुल मत रोकना, बस गाड़ी को भगाता रहे, ये बस एक छलावा है। कुछ ही सेकंड्स में वो बच्चा पीछे निकल गया था। हम इतने डरे हुए थे कि जाने अनजाने में हम सब भगवान का नाम लिए जा रहे थे, पर वो छलावा अभी भी खत्म नहीं हुआ था। आगे रास्ता इतना कच्चा था कि न चाहते हुए भी हमें बाइक को धीमा चलाना पड़ रहा था। बाइक आगे जा रही थी कि तभी एक साइड से एक काली बिल्ली रास्ते के बीच में आकर खड़ी हो गई और वो हमारी तरफ देख रही थी। उसकी आंखें एकदम सफेद थी, जो हम दोस्तों को साफ साफ दिखाई दे रही थी। वो अचानक से बाइक के आगे आई तो मेरे दोस्त ने बाइक को संभालते हुए उस बिल्ली को बाइक से उड़ा दिया और वो बिल्ली बाइक से दूर आगे खेत में जाकर गिर पड़ी। उसी वक्त उस बिल्ली का बाहरी रूप बदल गया और वो फिर किसी बच्चे के रूप में नजर आने लगी। मतलब वो कोई बिल्ली नहीं थी बल्कि और एक छलावा था। हम सब वो देख इतना डर गए थे कि अगर हम में से कोई अकेला होता तो डर के मारे मर ही जाता। हम जानते थे कि हम उस छलावे से बाहर नहीं निकले हैं। हमें कहीं रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। हम बार बार घूम फिर कर उसी खेत के पास आ रहे थे। जैसे ही हम खेत के पास से गुजरते हमें उस बच्ची की डरावनी हंसी सुनाई देती थी। आगे जाने का, वहां से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। हम चारों भी बस भगवान का नाम जपे जा रहे थे। वो सब अब हमसे देखा भी नहीं जा रहा था। मेरा एक दोस्त लगभग रोने लगा था, लेकिन पता नहीं आगे क्या हुआ। कुछ वक्त बाद हम उस छलावा से बाहर निकल आए।
शायद हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम चारों बच गए थे और सही सलामत थे। जैसे ही हम दोस्त के घर पहुंचे, हमने दरवाजा बंद किया और हम सब एक साथ बैठ गए। रात भर हम चारों को नींद नहीं आ रही थी, लेकिन सब इतने डरे हुए थे कि कोई भी आपस में बात करने के लिए तैयार नहीं था। जैसे तैसे वो खौफनाक रात निकल गई। दूसरे दिन सुबह धैर्य हम सबसे पहले उठे और उठते ही वो दूध और कुछ खाने का सामान लाने के लिए बाहर निकल पड़ा। तो मैंने भी उसे कहा कि मैं भी साथ चलता हूँ। रात की घटना की वजह से हम दोनों अब भी शांत थे, जैसे हम उस घटना के बारे में कोई बात करना ही नहीं चाहते थे। मेरा दोस्त दूध लेने एक दुकान के अंदर चला गया और मैं बाहर उसका इंतजार करते हुए खड़ा था। मैं यहाँ वहाँ देख रहा था कि पीछे से किसी दो लोगों की बातें मेरे कानों पर पड़ी। वो दोनों गोरारी और उसी जंगल के बारे में कुछ बात कर रहे थे। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पास ही एक पेड़ के पास दो बूढ़े खड़े थे। तो मैं यहाँ वहाँ देखते हुए उनके पास चला गया और उनके पास खड़ा होकर उनकी बातें सुनने लगा कि तभी उनमें से एक आदमी ने मुझसे पूछा, क्या बात है बेटा, ऐसे क्यों देख रहे हो? तो मैंने उनसे कहा, दादा आप गोरारी के बारे में बात कर रहे थे ना? तो उन्होंने कहा, यहाँ तुम्हें क्या चाहिए? मैंने कहा, मुझे एक बात जाननी थी, ये गोरारी वाले रास्ते में कुछ हुआ था क्या? जैसे ही मैंने ये कहा, उनमें से एक आदमी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे घूरने लगा और फिर उतने ही गंभीर आवाज में उसने मुझसे पूछा, क्यों, तुम्हें वहां जाना है क्या? और अगर कहीं तुम वहां जाने के बारे में सोच रहे हो तो एक बात को याद रखना, भूलकर भी उस तरफ अकेले कभी मत जाना। दिन के वक्त तो ठीक है, पर रात के अंधेरे में वहां से जाने के बारे में कभी मत सोचना। और उनके इतना कहते ही मैंने उन्हें रात मेरे और मेरे दोस्तों के साथ जो हुआ वो सब बताया। तब उस बूढ़े दादा ने मुझे बताया कि अभी एक हफ्ते पहले एक बच्ची की मौत हो गई थी। तब से लोग वहां रास्ता भटक जाते हैं। सुना है कि वहां एक छलावा है जो लोगों को गुम कर देता है। दादा जब ये सब मुझे बता रहे थे कि तभी धैर्य दुकान के अंदर से बाहर आया। मैंने धैर्य को भी उनकी बात बताई और फिर हम दोनों उन्हें अलविदा कर वहां से निकल गए। अगले कुछ दिनों में मेरे साथ जो दूसरे दो दोस्त थे, सदमा लगने की वजह से उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई थी। सदमे से उभरने में और ठीक होने में उन्हें करीब करीब 3 हफ्ते लगे। अब हम दोस्त भूलकर भी उस तरफ जाने की नहीं सोचते हैं और न ही कभी आपस में उस घटना के बारे में बात करते हैं। मेरा नाम प्रमोद है। गांव की यह कहानी मेरे दोस्त की है, जितू उसका नाम है। ये घटना 10 साल पहले की है, जब मैं अपने गांव जा रहा था। मैं जॉब के लिए मुंबई में था और मेरे साथ सागर और जीतू, यह मेरे 2 दोस्त काम किया करते थे। मेरे गांव में मेरे खास दोस्त की शादी थी और मैं उसी की शादी के लिए गांव जाने वाला था। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और वहां की शादियां और हल्दी बहुत धूमधाम से होती है और ऊपर से वहां का मौसम खूबसूरत और दिल को लुभाने वाला था। तो हुआ ये था कि मेरे ऑफिस के वो दोनों दोस्त सागर और जीतू, वो भी मेरे साथ मेरे गांव घूमने आना चाहते थे। तो मुझे भी अच्छा लगा और मैं उन्हें अपने साथ मेरे गांव ले जाने के लिए तैयार हो गया। मेरे गांव तक कोई सरकारी बस, कोई गाड़ी नहीं जाती है, तो अगर गांव जाना हो तो सबसे पहले मेरे घर एक दिन पहले फोन करके बताना पड़ता था ताकि घर से कोई गाड़ी लेकर आ सके। लेकिन मेरे दोस्तों ने कहा कि तू घर पर मत बता कि तू घर आ रहा है, तेरे घर वालों के लिए सरप्राइज हो जाएगा और हम तेरे घर चलकर जाएंगे तो मौसम भी एंजॉय कर सकेंगे। तो मैंने भी उनके लिए हाँ कर दिया। हमारा सुबह सुबह की सरकारी बस का रिजर्वेशन था। बस स्टॉप पर बहुत भीड़ थी। खलिहारी गांव के आगे करीबन 5 मील पर एक नाका है, मतलब एक चौक है। वहां पर उतरकर आगे जीप से जाना होता है, लेकिन अब सबने चलकर जाने का तय किया था। तो मैंने भी घर पर किसी को कुछ भी नहीं बताया। दोपहर 4 के करीब हम खलिहारी के आगे उस चौक तक पहुंच गए और वहीं से हम चलते हुए घर की तरफ निकल पड़े। रास्ता कच्चा था, रेतीली जमीन थी, आसपास नारियल और खजूर के बड़े बड़े पेड़ थे। कुछ 1 या 1.5 घंटे चलने के बाद हम गांव के करीब पहुंच चुके थे कि तभी मैंने देखा कि रास्ते में पानी ऊपर तक चढ़ चुका था। तो मेरे दोस्त ने कहा, अरे यार ये क्या, ये तो नदी है, अब हम आगे कैसे जाएंगे? तो मैंने उसे कहा, यह नदी नहीं है, शाम होते ही ज्वार भाटे की वजह से खाड़ी का पानी ऊपर चढ़ जाता है, तो ये रास्ता पानी में डूब जाता है। पानी ज्यादा ऊंचा नहीं होगा, कुछ 3 या 4 फीट होगा। लेकिन जीतू को तैरना नहीं आता था तो पानी में जाने से डर रहा था। आखिरकार मैंने उसे कहा कि चल थोड़ा पीछे जाते हैं, एक दूसरा रास्ता है, एक छोटा पोल है, वहां से चलकर जाएंगे। गांव के लोग बारिश के दिनों में उसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं।
तो हमने रास्ता बदल लिया और हम पुल की तरफ चल पड़े। सूरज डूबने को था तो थोड़ा अंधेरा सा हो गया था। हम जब उस पुल के पास पहुंचे तो जीतू ने हमसे कहा, अरे वो देख, वहां कोई बूढ़ी औरत पुल के एकदम किनारे पर खड़ी है। मैंने यहाँ वहां देखते हुए उससे पूछा, अरे कहाँ खड़ी है? तो जीतू ने कहा, अरे वहां कहा, वो क्या तेरे सामने? मैंने ठीक से देखा पर सामने तो कोई नहीं था। तो मैंने फिर उससे पूछा, अरे कहाँ? सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो जीतू ने भी हैरान होते हुए कहा, अरे अभी तो वहीं खड़ी थी, पता नहीं कहाँ गायब हो गई। और हम उस औरत के बारे में बातें करते हुए उस पुल को पार कर आगे चले गए। आगे का इलाका तो और भी खराब था, बड़े ऊंचे पत्थर और सब सन्नाटा। और इस बार मैंने महसूस किया कि कोई हमारे साथ साथ उन पेड़ों के बीच से चल रहा है। मैंने पेड़ों के बीच देखा तो वो कोई बूढ़ी औरत थी जिसने काले रंग की साड़ी पहन रखी थी और वह धीरे धीरे झुककर हमारे साथ साथ चल रही थी। जितू और सागर भी उसे देख अपनी जगह पर ही रुक गए। तो हमें देख वो भी अपनी जगह पर रुक गई। मैं भी उसे देख रहा था और सोच रहा था कि वो क्यों रुकी होगी, कि तभी पीछे मुड़ी और हमने उसका चेहरा देखा। बहुत ही भयानक और डरावना चेहरा। उसकी नाक कटी और भद्दी सी थी और उसके चेहरे पर घाव के निशान थे और वो एक अजीब सी डरावनी हंसी हंस रही थी। उसका डरावना रूप देखकर हम सब वहां से गांव के रास्ते भागने लगे। लेकिन जितू हमसे थोड़ा मोटा था तो उससे तेजी से दौड़ा नहीं जा रहा था। वह बार बार हमें धीरे दौड़ने के लिए और रुकने के लिए आवाज दे रहा था। भागते भागते सागर और हम गांव की सीमा तक पहुंच गए। तब जितू हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। हमें अब उसकी चिंता होने लगी थी। तो सागर ने कहा कि वो तो हम दोनों के पीछे था, आता ही होगा। और कुछ ही मिनट में जीतू आराम से चलकर सामने पेड़ों से निकलकर बाहर आया, एकदम शांत और चुपचाप। मैंने उससे कहा, अरे सॉरी यार, पर मैं खुद इतना डरा हुआ था कि रुकने की और पीछे देखने की मुझ में हिम्मत ही नहीं थी। लेकिन जीतू बस बड़ी बड़ी आंखों से मेरी तरफ देखे जा रहा था पर मेरी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था। कुछ ही वक्त में हम सब घर पहुंचे, लेकिन हमने किसी से कुछ नहीं बताया। उस रात हम तीनों भी घर के आंगन में सो रहे थे। जितू अभी गुस्सा था। उसने सोते वक्त भी सागर और मुझसे कोई बात नहीं की। जब मेरी आंख लग गई तो मैंने किसी के कदमों की आहट को महसूस किया। कोई मेरी तरफ चला आ रहा था। उस आहट को सुन मैंने लगभग अपनी सांसों तक को रोक लिया था और तभी मुझे मेरे कानों के पास सांसों की खरखराहट की आवाज महसूस हुई और फिर एक हल्की सी आवाज मेरे कानों में सुनाई थी, मुझे पता है कि तू जाग रहा है। और मैं एकदम से उठकर भाग गया पर वहां कोई नहीं था। सुबह होने में अभी भी कुछ वक्त बाकी था। मेरी नजर जीतू की ओर चली गई तो चद्दर में अपना मुंह छुपाकर चुपके से वो मुझे देख रहा था और मेरे देखते ही उसने अपनी आंखें झट से बंद कर ली, जैसे वो मुझे जताना चाहता था कि वो सो रहा है। पर मैंने ठीक से देखा था कि वो तो जाग रहा है और वो बस सोने का नाटक कर रहा है। मतलब जो मैंने महसूस किया था उसने जरूर देखा होगा, लेकिन उस वक्त बात करने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। तो मैं वहां से उठकर कमरे के अंदर चला गया। सुबह जब हम उठे तो जीतू अपने बिस्तर में नहीं था। हमें लगा कि कहीं आसपास टहलने गया होगा। तो हम सब नहा धोकर तैयार हो गए, नाश्ता भी हो गया, लेकिन जीतू अभी तक लौटकर नहीं आया था। तो आखिरकार मैंने अपने पिताजी और चाचा को उस चुड़ैल जैसी दिखने वाली औरत के बारे में बताया। चाचा और पिताजी ने जीप निकाली और हम सब जीतू को ढूंढने निकल पड़े। उसे ढूंढते ढूंढते दोपहर हो गया। तब हमने देखा कि गांव से बहुत आगे एक पेड़ के पास कुछ लोगों की भीड़ लगी हुई थी। जब हम वहां पास पहुंचे तो सब लोग चिल्ला रहे थे कि इस पर चुड़ैल आए हैं। मैं भीड़ के बीच से होते हुए आगे गया तो सामने के पेड़ के पास जीतू किसी बच्चे की तरह अपने पैर फैलाकर बैठा हुआ था और पागलों की तरह छटपटा रहा था। लोग तो यही बात कर रहे थे कि चुड़ैल का साया है। वो हम सबको देखकर हंस रहा था। पिताजी, चाचा जी और मैं, हम सब आगे बढ़े तो उसने मेरी तरफ देखा और हंसते हुए बोला, तुझे क्या लगता है? मुझे पता था कि तू जाग रहा था। मैं समझ गया कि मैंने रात को जिसे महसूस किया था यह वही है। मेरे चाचा ने उस गांव के पुजारी से कहकर जीतू पर जो चुड़ैल सवार थी उसकी आत्मा को बाहर निकाला। यह वही चुड़ैल थी जिसे हमने कल शाम गांव के अंदर आते आते देखा था और वो हमारा पीछा करते करते हमारे घर तक आ गई थी और मौका मिलते ही वो जीतू पर हावी हो गई थी। लेकिन अब जीतू ठीक था। वो थोड़ा बीमार जरूर था, लेकिन अगले 2-3 दिन में ही वो ठीक हो गया था। कोई ताकत, कोई शक्ति जब आपके शरीर के अंदर दाखिल होती है तो जाते जाते वह जरूर कुछ न कुछ नुकसान कर जाती है।
और यह बुखार उसी का असर था। मुझे नहीं पता कि वह औरत, वो चुड़ैल कौन थी और वो हमसे क्या चाहती थी, लेकिन उस घटना के बाद मैं आज भी बहुत संभल कर अपने गांव में जाता हूँ। मेरा नाम शरद है। मुझे नहीं पता कि यह घटना कितनी सच है, पर यह घटना मेरे पिताजी ने मुझे मेरे बचपन में सुनाई थी। यह 80 के दशक की शुरुआत की घटना है और इस घटना को मेरे पिताजी और उनके एक दोस्त ने अनुभव किया था। मेरे पिताजी को ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद था। वो अपने दोस्तों के साथ हर महीने कम से कम एक बार कहीं न कहीं घूमने जाया करते थे। उस वक्त मेरे पिताजी को बिजनेस के सिलसिले में सोनभद्र की किसी आदमी से मिलने जाना था, जिसका मेरे दादाजी के बिजनेस से कुछ संबंध था। तो उन्होंने और उनके दोस्त ने काम के साथ साथ सोनभद्र के आसपास के किसी जगह पर घूमने का प्लान बनाया। उस दौरान वो सब बनारस से सोनभद्र जा रहे थे। आमतौर पर रात में ही गाड़ी चलाते थे और दिन में दर्शनीय स्थलों की यात्रा करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि रात में सड़कें बहुत खाली होती है और रात में ड्राइविंग बहुत आरामदायक भी होती है। उस रात मेरे पिताजी गाड़ी चला रहे थे और अचानक कार के अल्टरनेटिव में कुछ खराबी आ गई। वो देख रहे थे कि स्पीडोमीटर ने भी काम करना बंद कर दिया था और कार की हेडलाइट भी टिमटिमा रही थी। उस वक्त रात के 2 बज रहे थे और वो एक ऐसी जगह पर थे जिसका उन्हें कोई भी पता नहीं था। कोई जीपीएस नहीं, कोई फोन नहीं और कोई दुकान या पास में कोई छोटा सा घर तक दिखाई नहीं दे रहा था। वो किसी रास्ते के बीच में ही फंस गए थे। उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या करें। आखिरकार कुछ देर बाद उन्हें उसी रास्ते से एक जीप आती हुई दिखाई दी, तो उन्होंने उनसे मदद मांगी। जीप वाले ने भी उतरकर एक आध बार कार को चेक किया, लेकिन कार में क्या खराबी है उसे भी इतना समझ नहीं आया। तो जीप वाले ने बताया कि यही पास में एक गांव है जहां उसका एक दोस्त रहता है, वो उनकी कुछ मदद कर सकता है। तो वे सोच रहे थे कि आगे क्या करें। तो मेरे पिताजी ने प्लान किया कि उनका दोस्त उसके पास जाएगा और उस आदमी को लेकर वापस उसी जगह जहां कार खराब हुई थी उसे लेकर वही आ जाएगा। तब तक वो सब लोग कार में ही रुकेंगे। लेकिन जीप का जो ड्राइवर था उसने पिताजी और उनके दोस्त से कहा कि आप दोनों भी उस गांव चले, कार को यहीं रहने दें, ये जगह काफी डरावनी है, यहाँ अंधेरे में रुकना मतलब मौत के बराबर है। जीप का ड्राइवर उन्हें जोखिम न लेने के लिए कह रहा था, लेकिन पिताजी का दोस्त नास्तिक था। उसका न तो भगवान में विश्वास था और न ही भूत प्रेतों में। तो उस ड्राइवर की बात सुनकर उस पर हंस पड़ा और उसने जोर देकर कहा कि कुछ भी हो जाए पर वह कार में ही रहेगा। गांव वहां से करीब 1 घंटे की दूरी पर था। पिताजी भी पहली बार ऐसी सुनसान जगह पर फंस गए थे, तो वह कार को लेकर भी कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहते थे। आखिरकार पिताजी ने जीप वाले के साथ गांव जाने का फैसला किया। उनका वो दोस्त आराम से कार की पिछली सीट पर सो गया। कुछ देर बाद उसने सुना कि कोई बार बार दरवाजे की कांच पर दस्तक दे रहा है। तो उसने उठकर देखा, पर वो आसपास कहीं कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उसने सोचा कि यह सिर्फ उसके दिमाग का भ्रम होगा और वो वापस हो गया। लेकिन कुछ ही पल में वो दस्तक जोर से और तेज हो गई। उस वजह से वो दोस्त काफी डर गया। भूत प्रेत से भले ही डरता नहीं था, पर ऐसे वक्त में इंसान को किसी भी चीज से डर जरूर लगता है। तो उसने कार के दरवाजे अंदर से चेक किए, सभी दरवाजे अच्छे से बंद हैं। एक बार तो उसे ऐसा लगा कि मेरे पिताजी वापस आ गए होंगे और उसे डराने की कोशिश कर रहे होंगे। तो उस दोस्त ने सोने का नाटक किया और चुपके से कार से बाहर झांककर देखने लगा कि कौन उसके साथ ही शरारत कर रहा है। तब उसने देखा कि बाहर रास्ते के एक तरफ एक युवा लड़की का शरीर खड़ा था। शरीर, हाँ सिर्फ शरीर मैंने इसलिए कहा क्योंकि उसका कोई चेहरा ही नहीं था। चेहरे की जगह पर एक बड़ा काला गड्ढा था। वह अचानक से दिखाई देने लगती तो कभी अचानक से कहीं गायब हो जाती थी। कभी कार की दाईं ओर दिखाई देती तो अगले ही पल वो कार के बाईं ओर दिखाई देती थी। वो देखकर दोस्त की हालत खराब हो गई। डर के मारे उसका बदन लेटे लेटे ही थरथराने लगा। कभी वो कांच पर दस्तक देती तो कभी अपने नाखूनों से कांच पर खरोंचती थी। वो सच में बहुत ही डरा हुआ था। बाहर निकलता भी तो कहा जाता। आसपास कुछ भी नहीं था जहां वह छुप सकता था। उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ पता नहीं। मेरे पिताजी सुबह करीब कुछ 5 बजे मैकेनिक के साथ वापस उस जगह पर आ पहुंचे और देखा कि उनका दोस्त बेहोश पड़ा हुआ है। तो उन्होंने सबसे पहले तो उसे होश में लाया। उनके दोस्त ने रात में जो कुछ देखा था वो सब उन्हें बताया। तो जीप ड्राइवर ने कहा, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो इसलिए कहा था कि यहाँ कोई जानवर आप पर हमला न कर दे। मेरे पिताजी उनके दोस्त की बात सुनकर बस हंसे जा रहे थे।
उन्होंने अपनी दोस्ती में कहा कि यह जरूर तुम्हें कोई बुरा सपना आया होगा। तुम रात भर सोए नहीं और उस वजह से डरावना सपना आया था। कुछ वक्त बाद उस मैकेनिक ने कार को ठीक किया और वो उसे पैसे देकर और उसका शुक्रिया अदा कर वहां से निकल पड़े। सुबह जब वह दोनों अपनी जगह पर पहुंचे तो पापा ने देखा कि पीछे की ओर की कार पर गहरी खरोंच है। उन्हें पहले ये दिखाई नहीं दिया क्योंकि तब अंधेरा था और अंधेरा होने की वजह से उनका ध्यान भी उस तरफ गया नहीं था। अब मैं भी नहीं जानता कि इसमें कितनी सच्चाई है कि पापा के दोस्त आज भी यही कहते हैं कि उन्होंने सच में एक लड़की को देखा था जिसका कोई चेहरा ही नहीं था। और पापा आज भी इस बात को लेकर सोच में पड़ जाते हैं कि उनका दोस्त जो कह रहा था वो सच था या फिर किसी जानवर ने गाड़ी पर खरोंच दिया था। यह एक बहुत ही छोटी सी घटना है। मेरा नाम अबोध है। ये घटना 2008 की है। उन दिनों हमारे कॉलेज की छुट्टियां चल रही थी। छुट्टियों के दौरान मैं घर पर बैठे बैठे बहुत ही बोर हो चुका था, तो मैंने मेरे दोस्त को बात बताई तो उसने कहीं घूमने जाने का प्लान किया। हमारे कॉलेज को छोड़ पास ही एक अलग शहर ऋषिकेश देखने जाने का हमारा प्लान था। वह नदियों, पहाड़ों और जंगलों वाला एक छोटा सा शहर था। हम शाम होने तक वहां घूमते रहे, हमें मजा भी आ रहा था। अंधेरा हो जाने पर हमने एक नदी के किनारे सिगरेट पीने के लिए पास के जंगल जाने का फैसला किया। हम एक नदी के किनारे जरूर थे, लेकिन फिर भी हम सड़क पर अपनी कार के पास ही खड़े थे। हम दोनों भी उस जगह के बारे में ज्यादा कुछ जानते नहीं थे, तो वहीं खड़े होकर हम सिगरेट पीने लगे। रात करीब 11 बज रहे थे और कई किलोमीटर तक बस अंधेरा ही अंधेरा था। कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। सब एकदम शांत और सुनसान, मन को बहुत अच्छा भी लग रहा था। हम दोनों दोस्त वहां करीब 1 घंटे से बातें करते हुए खड़े थे। तो मेरा दोस्त टॉयलेट करने के लिए रोड के थोड़ा साइड में चला गया कि तभी मैंने देखा कि एक 25-26 साल का लड़का सामने की पेड़ की लाइन से निकलकर मेरे पास आ रहा है। और मेरे पास आकर उसने मुझसे कहा, ये जगह रात में सुरक्षित नहीं है, आप लोगों को यहाँ से जाना चाहिए। मेरा दोस्त जो वहीं था उसने मुझे किसी से बात करते हुए सुना और वो मेरी ओर आने लगा। चलते चलते अचानक ही वह अपनी जगह पर ही रुक गया। खड़े खड़े ही उसका चेहरा सफेद हो गया और उसने जल्दी से मुझे कार में बैठने के लिए कहा। मुझे कुछ समझ नहीं आया, ऐसा क्यों बर्ताव कर रहा है, जबकि आसपास सब नॉर्मल था। हम दोनों गाड़ी में बैठकर वहां से निकल पड़े। जाते जाते मैंने उस दूसरी लड़की को धन्यवाद और अलविदा कहा और कार को वहां से मोड़ लिया। मेरा दोस्त एकदम शांत था, उसका चेहरा भी पसीना पसीना हो गया था, जैसे उसे किसी चीज का बहुत बड़ा शौक लगा हो। मैंने उससे कई बार पूछा कि क्या हुआ है, बताओ तो सही, लेकिन 10 मिनट तक मेरे दोस्त ने मुझसे कोई बात नहीं की। और जब हम जंगल से बाहर आ गए तो उसने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी और फिर मुझे बताया कि वो लड़का जो मुझसे बात कर रहा था वो अपने ही कॉलेज का लड़का था और उसकी 2 साल पहले एक दुर्घटना में उसी सड़क पर मौत हो गई थी। मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ, वो मेरी क्लास में पढ़ाई करता था। वो बात सुनकर मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का एपिसोड? आशा है आपको भी मजा आया होगा। ये हमें कमेंट करके बताएं और हो सके तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और पोस्ट को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।